हेलो, नमस्कार साथियों। एस रैंक के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो अपनी सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, और हम इसको चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में करा था डिमांड एनालिसिस के क्वेश्चन। हम आज क्या करेंगे, आज हम करेंगे प्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सिलेबस में मैंशनड है टॉपिक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन, ठीक है ना, जिसमें प्रोडक्शन के बाकी कंसेप्ट भी आ जाते हैं और साथ में सप्लाई। आज हम इन दोनों के क्वेश्चंस करेंगे और हम साथ साथ थोड़ा डिस्कशन देखेंगे। तो हम ज़्यादा कंसेप्ट तो यहाँ पर नहीं डिस्कस कर पाएंगे। अगर आपको इन कंसेप्ट को डिटेल में रिवाइज करना हो तो आप हमारी रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रोडक्शन फंक्शन। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे करने हैं हम पहली क्लास से ही इसकी बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और हम बहुत जल्द, जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट थी कि इस पे एक वीडियो बनाई जाए कि सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, हम उस पर भी काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन फंक्शन डज नॉट एस्टेब्लिश एनी इकोनॉमिक रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। पहली बात, प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन पता क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? रिलेशनशिप होती है। कैसी रिलेशनशिप होती है? एक टाइप की टेक्निकल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। ये एक टेक्निकल रिलेशनशिप है या मैथमेटिकल रिलेशनशिप आप कह सकते हो बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड, ठीक है। इनपुट क्या हो गया? इनपुट हो गया जो आप चीज़ें यूज़ करते हो किसी चीज़ को बनाने के लिए, और आउटपुट जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। मान लो कि राहुल गांधी की विश पूरी हो जाए और एक ऐसी मशीन बन जाए, ठीक है। तो अगर राहुल गांधी सर एक ऐसी मशीन बना दें जिसमें एक तरफ से हम आलू डालें और दूसरी तरफ से हमारे पास क्या निकले? सोना, ठीक है। तो आलू क्या हो जाएगा? हमारा इनपुट, और जो सोना निकलेगा वो क्या हो जाएगा? आउटपुट, ठीक है। हालांकि ये मशीन भी इनपुट का ही एक पार्ट होगा। तो क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? यही रिलेशनशिप होता है जिसमें हम रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं, टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ गुड, ठीक है। तो एक ऐसा रिलेशन होता है, टेक्निकल होता है, ठीक है। ये टेक्निकल रिलेशन होता है, ये कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। ये सा इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता खासकर, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानना है कि कैसे ये होता है तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। रिवीजन क्लास में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। दूसरा, इट प्योरली रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, और ये आपको पता ही है, हमने बात की। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही हैं। और अगर आप बिकॉज करके देखोगे तो भी आपको सही ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, कि बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या कहते हैं? रिटर्न टू अ फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल हमें क्या बताता है कि अगर हम क्वांटिटी में इंक्रीज करेंगे, अगर हम एक इनपुट की क्वांटिटी में इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, बाकी सब इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे अगर हम, और सिर्फ एक इनपुट की क्वांटिटी को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, तो उससे प्रोडक्शन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट प्रोपोर्शंस, या फिर रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं इसे हम। जिसमें हमें क्या बताया जाता है कि टीपी जो टोटल प्रोडक्ट है इनिशियली क्या होगा? इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर इंक्रीज होगा लेकिन अब कौन से रेट पर? डिक्रीजिंग रेट पर, और फिर फाइनली ये क्या होगा? नेगेटिव रेट पर ग्रो करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये फेज 1 होता है, ये फेज 2 होता है, और ये फेज 3 होता है। और आपको इसका ग्राफ अगर याद होगा तो आप याद कर सकते, हमने इसका ग्राफ पढ़ा था कि इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है देखो, हमने क्या कहा? टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पर, फिर डिक्रीजिंग रेट पर, और फिर नेगेटिव रेट पर, ठीक है। वहीं जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी पहले इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर एक टाइम पे जीरो होगा और फिर नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है। ये हम बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव प्रोडक्ट मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा। और इसमें 3 फेज होते हैं, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है और फेज 3 होता है, ठीक है ना। फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो हमने रिवीजन क्लास में इसके बारे में डिस्कस की है, ठीक है ना। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बिकम नेगेटिव इन फेज 3, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है फेज 3 में, है ना, ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ वेरिएबल इनपुट लीड टू पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर। हमने इसकी पूरी थ्योरी पढ़ी है कि ऐसा होता क्यों है, कारण क्या होता है। क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, फिर उनका जो फिक्स्ड फैक्टर है उसकी भी एक क्वांटिटी, उसकी एक कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। मान लो कि आपने एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है, इसमें आप क्या करते हो? एक साइड से रॉ मटेरियल इनपुट करते हो, इसमें रॉ मटेरियल की इनपुट करते हो, दूसरी साइड से आपको आउटपुट क्या मिलता है? फिनिश प्रोडक्ट मिलता है, ब्रेड, ठीक है ना।
आपने क्या कर दिया, आपने मान लो कि जो आपकी लेबर थी वो आपकी लेबर आपने बढ़ा दी, ठीक है, लेकिन अब मान लो कि यहाँ पर अगर 2 इंसान काम करते थे तो ब्रेड बनाते थे, जब 4 बनाएंगे शायद बढ़े, लेकिन जब 8 लोग आ जाएंगे तो अब मशीन की तो कैपेसिटी उतनी है ना जितनी वो बना पाएगी, तो इसलिए क्या हो जाता है फिर धीरे धीरे डिक्रीजिंग होने लगती है जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, और इसी कारण जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। सही है, और आर रीजन क्या है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लॉ ऑफ सप्लाई इज क्लासिफाइड स्ट्रिक्टली एज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, स्ट्रिक्टली क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। ये तो हमने पढ़ा है, देखो लॉ ऑफ डिमांड में हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं होते। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि ये बताते हैं कि जब भी प्राइस बढ़ेगा उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी ये नहीं बताते। ना ही ये बताते हैं कि अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, नॉट वाइस वर्सा, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव कहते हैं। इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस बट डज नॉट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, ठीक है, ये इतना ही बताता है, ना कि उसका मैग्नीट्यूड की कितने से चेंज होगा। और ये मैग्नीट्यूड कौन बताता है या फिर ये क्वांटिटेटिव कौन होता है, उसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में करे थे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए। दोनों क्या है, सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब बारी है फोर्थ क्वेश्चन की, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एक बार फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि फैक्टर्स कौन से होते हैं, फैक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं फिक्स्ड फैक्टर, एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये शॉर्ट रन की बात होती है, शॉर्ट रन की बात होती है, क्योंकि लॉन्ग रन में सब फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड फैक्टर कौन से होते हैं, जो हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमें शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, और जो वेरी नहीं करते हैं विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, ठीक है। मान लो कि आपने एक फैक्ट्री ले रखी है, ठीक है ना, ये सब क्या हो जाएंगे, आपके फिक्स्ड फैक्टर हो जाएंगे, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे, जो फिक्स रहेंगे, जो आप बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो। और वेरिएबल फैक्टर कौन से हैं, जो आप चेंज कर सकते हो इजीली, जैसे कि रॉ मटेरियल वगैरह, ये तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपने अगर कोई मशीन लगाई है तो आप मशीन बहुत जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टाइम लगेगा। तो शॉर्ट रन में क्या होते हैं, जो फैक्टर आप शॉर्ट रन में बहुत जल्दी चेंज नहीं कर पाओ तो उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, और जो आप चेंज कर पाओ उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। हमने बात की है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सब वेरिएबल कैसे होते हैं, सब फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता, क्योंकि हम हर फैक्टर को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो इतना लंबा टाइम होता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ये कितना टाइम होता है, तो टाइम ऐसा कोई डिस्कस नहीं होता ही, मतलब डिसाइडेड नहीं होता कि 1 साल 6 महीने, ये टाइम क्या करता है, वेरी करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, फर्म टू फर्म, ठीक है, सेक्टर टू सेक्टर। अच्छा अब हम पढ़ेंगे, फिक्स्ड फैक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन एंड आर इंस्टॉल्ड प्रियर टू स्टार्ट ऑफ आउटपुट, ठीक है। आउटपुट स्टार्ट होने से पहले ही इंस्टॉल किए जाते हैं फिक्स फैक्टर, और वो बहुत जल्दी चेंज नहीं किए जा सकते शॉर्ट रन में, यही मैंने आपको बताया फिक्स फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नॉन जीरो इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो। तो कॉस्ट ऑफ आउट वेरिएबल फैक्टर क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या होती है, जितने आपके आउटपुट होगी उसके साथ प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपका आउटपुट जीरो होगा तो आपकी वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट भी क्या होगी, जीरो होगी। अगर आपका आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, आपकी बढ़ेगी, है ना। और अगर आपका आउटपुट कम होगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। तो ये नॉन जीरो नहीं होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन द लॉन्ग रन ऑल फिक्स फैक्टर ट्रांजिशन इनटू वेरिएबल फैक्टर, ये मैंने बताया कि लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर ही होते हैं, ठीक है। और कैपिटल इज स्ट्रिक्टली अ वेरिएबल फैक्टर इन द शॉर्ट रन। और आपको पता ही है कि कैपिटल क्या होती है, कैपिटल तो शॉर्ट रन में क्या होती है, फिक्स फैक्टर होती है, वो वेरिएबल फैक्टर नहीं होती। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो क्वेश्चन फिफ्थ, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होते क्या, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज द वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप, पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, स्केल ऑफ आउटपुट चेंजेस कॉन्टिन्यूसली इन शॉर्ट रन।
और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट रिटर्न टू स्केल। और फोर्थ क्या है, द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज फिक्स्ड एट एग्जैक्टली 1 फिजिकल ईयर फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। और आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये आप पक्का पढ़िएगा, ठीक है, कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कुछ फिक्स्ड होते हैं, और उसमें तो सारे वेरिएबल ही होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या है, पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर दूसरी स्टेटमेंट है स्केल ऑफ आउटपुट चेंज होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि स्केल क्या होता है, फिक्स्ड फैक्टर है, जो प्लांट साइज है वो तो फिक्स्ड फैक्टर आता है, और फिक्स्ड फैक्टर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है शॉर्ट रन में, ठीक है ना। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट क्या है, सही है, और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। तीसरी, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट, ये वेरी करता है प्रोपोर्शनेटली, इसलिए एग्जिबिट करता है रिटर्न टू स्केल, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है, वेरी करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 और 4, सिर्फ 2 और 4 क्या है, इनकरेक्ट है। अगर करेक्ट पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता, 1 A and 3, ठीक, ठीक है। अब बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, हाउ कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। यहाँ पर इन्होंने रिलेशन पूछा किसका, मार्जिनल प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट का, इन दोनों का क्या पूछा है, रिलेशन पूछा। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, पहली बात प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है आउटपुट, जो आपको फाइनल आउटपुट मिला है इनपुट्स का यूज करके, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि जितना आपने टोटल आउटपुट कमाया। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, आपने एडिशनल इनपुट का यूनिट अगर आपने डाला तो उससे आपको कितना आउटपुट मिला, ठीक है ना। आपने जब इनपुट 1 यूनिट से बढ़ाया तो उससे आपका आउटपुट कितना बढ़ा, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है ना, आप क्या करते हो, ये पर यूनिट आप देखते हो कि कितना आपको प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। पहली स्टेटमेंट है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, राइज होता है। तो स्टेटमेंट सही है, हमने पढ़ा है इसको, ग्राफ भी पढ़ा हुआ है, हमने क्या कहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जब ज़्यादा होगा तो ये एवरेज प्रोडक्ट क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है, ठीक है। फिर जब ये दोनों बराबर होंगे, जब ये दोनों टच करते हैं, क्रॉस करते हैं, तब ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ना कि मिनिमम पॉइंट। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, तीसरी स्टेटमेंट है व्हेन बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट आर फॉलिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल्स एट फास्टर रेट देन एवरेज प्रोडक्ट। ये भी सही है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एंड में नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए वो फास्टर रेट में फॉल करेगा। जबकि एवरेज प्रोडक्ट क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो एवरेज प्रोडक्ट कैन बी जीरो और नेगेटिव अंडर एक्सट्रीम डिसएडवांटेज, तो हमने ये पढ़ा है कि कैन नेवर बी, ये कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सप्लाई कर्व एंड इलास्टिसिटी। सप्लाई कर्व क्या होती है, हमने पढ़ा है कि सप्लाई कर्व हमें बताती है लॉ ऑफ सप्लाई, कि जैसे जैसे जो प्राइस है वो बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। हमें बतानी है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई साथ में। अब मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व ऑकर्स एक्सक्लूसिवली ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो हमने पढ़ा है कि मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व या फिर मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व कब होती है, जब उसके प्राइस में चेंज होता है। जब उसके अपने प्राइस में चेंज होगा उससे क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी सप्लाई कर्व में, ठीक है। एंड इंक्रीज इन एक्साइज टेस्ट ऑन कमोडिटी शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द राइट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जब इंक्रीज होगा एक्साइज टैक्स, तो देखो जब टैक्स बढ़ता है, जब चीज़ों के टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। तो ये कौन सा शिफ्ट करेगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, ना कि राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट 3 क्या है, अ फ्लैटर सप्लाई कर्व इंडिकेट्स हायर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। और अगर आपने पिछली क्लास देखी उसमें मैंने आपको एक रूल ही बताया था कि जितनी कर्व फ्लैटर होगी उतनी क्या होगी, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, जितनी वो स्टीपर होगी उतनी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्व जितनी फ्लैटर होती है उतनी वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, और जितनी वो स्टीपर होती है उतनी वो क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है। तो फ्लैटर कर्व क्या होती है, ज़्यादा इलास्टिक होती है, ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी स्टेटमेंट, ठीक है ना। फिर क्या है, पेरिशेबल गुड एग्जिबिट हाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन द मार्केट पीरियड। इसकी हाई नहीं होगी, इसकी लो होगी, क्योंकि ये पेरिशेबल है, पेरिशेबल है तो ये क्या होगी, इन इलास्टिक होगी, क्योंकि इसकी सप्लाई क्या रहेगी, इसकी सप्लाई उन्हें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रखेंगे
तो वो खराब हो जाएगा सामान, जैसे टमाटर है। तो इसलिए इसकी सप्लाई क्या होती है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 होती है, तो ये इनइलास्टिक होती है, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, लो होती है, ना कि हाई। तो ये भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। पूछा क्या है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सी है, 2 और 4 क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ पर मैच करना है, मैच द फिजिक्स ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन जो है उनको आपको मैच करना है। ठीक है, उनको आपको क्या करना है, मैच करना है जो दिए गए आपके ऑप्शन है। ठीक है, फेज 1 इन्होंने पूछा इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न मतलब जब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होगा एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज कर रहा होगा जब भी इंक्रीजिंग रेट। ठीक है ना, और ये क्यों होता है, क्योंकि इस समय क्या होती है, आप ऑलरेडी अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे थे फिक्स फैक्टर की, तो जब आप उसको बढ़ाते हो तो उसके कारण वो बढ़ता है, तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं। फिर दूसरा क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न मतलब क्या होता है कि जब टोटल प्रोडक्ट गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये कब होगा, ये होगा जब ये क्या हो जाएंगे, इम्परफेक्ट सूटेबिलिटी हो जाएगी। जब अब आप लैंड और लेबर को एक लिमिट तक ही सब्सटीट्यूट कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है, तो इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज करने लगेंगे सब। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है हमें। ठीक है ना, ए का 2, बी का 4 और सी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न कब होगा, जब आप ओवर यूटिलाइजेशन कर लोगे, ये मैं हमने पिछली स्टेटमेंट में भी देखा। और एंड ऑफ फेज कब होगा, जब टोटल प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, वहाँ पर ये इंसान रखना चाहता है प्रोडक्शन को, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन को उसको पता है कि उसका टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो वहीं तक वो प्रोडक्शन करना चाहता है कोई भी प्रोड्यूसर। ठीक है, अच्छा 9th भी आपको क्या करना है, आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ इनको मैच करना है। ठीक है, इन्होंने पूछा परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व कब होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई कर्व हमें पता है कि परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसी होती है पैरेलल टू वाई कर्व या फिर वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी और पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का यहाँ भी 2 हो जाएगा। तो हमें पता है कि हमारे साथ सामने सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, बाकी दोनों आंसर नहीं हो सकते हैं। बी का क्या है, फिर दूसरा देखो आप, परफेक्ट इलास्टिक का। ठीक है ना, इसमें हमें पता है कि इसके अपोजिट होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या देखना है, अब आपको बी और 3 क्या देखना है। ठीक है ना, अच्छा मैंने आपको बताया कि जब इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जब इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो कर्व क्या होती है, फ्लैटर होती है, और जब इलास्टिसिटी कम होती है तो कर्व क्या होती है, स्टीपर होती है। तो यहाँ पर हाईली इलास्टिक की कर्व कैसी होगी, फ्लैटर होगी। हाईली इलास्टिक की कर्व कैसी होगी, फ्लैटर होगी। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4 और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, ठीक है, 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच है। ठीक है, कौन सा, आपको बताना कि सप्लाई क्या है, फ्लो कंसेप्ट है कि स्टॉक कंसेप्ट है, स्टॉक क्या है, पॉइंट कंसेप्ट है। ठीक है ना, आपको अब ये बताना, हमने पढ़ा हुआ है कि सप्लाई मतलब एक होता है स्टॉक कंसेप्ट, एक होता है फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट कौन सा होता है, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम में नापते हैं। ठीक है, और ये कौन सा होता है, जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, जैसे हमारा स्टॉक, हमारी इन्वेंट्री। ठीक है ना, हमारा डेट, ये सब। ठीक है, और फ्लो कंसेप्ट में क्या आ जाते हैं, जैसे इनकम। ठीक है ना, ये सब क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो आप क्या बताना, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई मेजर की जाती है यूनिट ऑफ टाइम में। हमने डेफिनेशन ही पढ़ी है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना यूनिट्स आप सप्लाई करते हो। ठीक है ना, कितने यूनिट्स आप सप्लाई करने के लिए विलिंग होते हो गिवन प्राइस पर। तो पहला क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, दूसरा भी क्या है, सही है, क्योंकि स्टॉक क्या होता है, आपका इन्वेंट्री जो है, इसकी भी एग्जांपल मैंने आपको बता दी, पॉइंट कंसेप्ट होता है। ठीक है ना, ठीक है, सी क्या है, मार्केट पीरियड सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। देखो मार्केट पीरियड में सप्लाई कर्व कभी भी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती, ये क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने पढ़ा कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होती है, बढ़ती है। मान लो कि एक इंसान क्या कर रहा था, वो बेच रहा था कोई यूनिट, मान लो कि वो ब्रेड बेच रहा है, ब्रेड 20 रुपए का यूनिट था, आज वो बेच रहा था मान लो कि 100 यूनिट। ठीक है, अगर मान लो कि कल प्राइस 25 रुपये हो जाता, तो ऐसा नहीं कि ये आज ही सारे एक्स्ट्रा यूनिट लेके चला जाएगा मार्केट में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने तक में, लॉजिस्टिक्स में, सब में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लैग होता है।
तो मार्केट पीरियड सप्लाई क्या कैसे रिएक्ट करती है, थोड़ा टाइम के साथ कर्व रिएक्ट करती है। तो मार्केट पीरियड में जो शॉर्ट टर्म है उसमें क्या होती है, हमेशा इनइलास्टिक होती है, क्योंकि बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हमने पढ़ा है कि इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, कि आपको जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाओ, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। ये हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था, लगभग सेम ही हमारे मतलब सिमिलर काइंड का ही हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। ठीक है ना, कि हर फैक्टर क्या करता है, उसको इम्पैक्ट करता होगा, उस इम्पैक्ट से हमें डिसाइड होता है कि कौन सी गुड की जो इलास्टिसिटी है वो हाई रहेगी या लो रहेगी। जैसे हमें पता है कि जो टोमेटो है उनकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है, उनकी इलास्टिसिटी कैसी रहती है, वो इनइलास्टिक रहते हैं क्योंकि पेरिशेबल गुड है। ठीक है ना, वहीं जो फैशन गुड्स हैं उनकी कहीं ना कहीं थोड़ी इलास्टिक रहेगी। तो सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो ये कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ठीक, कौन सा उसका रीजन नहीं है। पहला, इनपुट आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट लीड टू अ हायर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सही है, जितने आपके पास इनपुट इजिली अवेलेबल होंगे उतना इजिली आप उनकी क्वांटिटी बढ़ा या कम कर पाओगे, तो क्या होगी, ये ज़्यादा इलास्टिक होगी। ठीक है, पेरिशेबल गुड हैव लॉन्गर इलास्टिसिटी लोअर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। ये तो हमने देख लिया कि पेरिशेबल गुड्स। ठीक है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लॉन्गर टाइम पीरियड अवेलेबल टू प्रोड्यूसर इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है ना, ये भी सही है। हायर रिस्क टेकिंग रेडीनेस बाय प्रोड्यूसर लीड्स टू अ लोअर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या होगी, ये इसका उल्टा होगा, जबकि ये क्या होगी, हायर इलास्टिसिटी होगी। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, इनकरेक्ट कौन सा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल कॉज बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ फेज 1। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन का फेज 1 के पीछे ऑकरेंस का रीजन क्या है। हमने पढ़ा कि उस समय हम फिक्स्ड फैक्टर को क्या कर रहे होते हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे होते हैं, अंडर यूटिलाइज कर रहे होते हैं। मान लो कि इस मशीन पर, जैसे मान लो कि ये फैक्टर, ये लैंड है इस पे, या मान लो कि ये मशीन है, इस पे क्या बन सकते हैं, इस पे मान लो कि एक टाइम पर 20 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो सकती है। और एक इंसान कितने यूनिट की प्रोडक्शन करता है, मान लेते हैं कि 4 यूनिट की। आपने यहाँ पर 2 इंसान लगाए होते तो आप 8 ही यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे थे, आप इस मशीन का फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे। जब आपने यहाँ पर 5 बंदे लाए तो आपने क्या किया, प्रोडक्शन बढ़ा दी। प्रोडक्शन कितनी होगी, 20 होगी, क्योंकि अब आप इसको क्या कर रहे हो, फुली यूटिलाइज कर रहे हो। आप इसको क्या कर रहे हो, फुली यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर यूटिलाइजेशन का कारण होता है। ठीक है ना, तो बी क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि वो उसके कारण फिर ग्रेटर स्कोप हो जाता है उसका इंक्रीज होने का। ठीक है, फिर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इकोनॉमिक रैशनल बिहाइंड फेज 2। ठीक है, अब फेज 2 की बात हो रही है। ठीक है, फेज 2 की बात हो रही है। फेज 2 में क्या होती है कि ये डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने लगती है। और हमने इसमें एक रीजन क्या पढ़ा, इनका इम्परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है ना, वो भी इसका क्या है, कारण है। ठीक है, अच्छा, स्टेटमेंट नंबर, टीपी रीचेस एट मैक्सिमम लेवल एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिमेन, मतलब इस तरह में क्या रहती है, इसको फेज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसको फेज ऑफ ऑपरेशन क्यों कहते हैं। बिजनेस हमेशा कहाँ पर रन करते हैं, जहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। और ये कौन सी स्टेज होती है, ये होती है स्टेज 2। इन्होंने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि इस समय टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट रीचेस एट मैक्सिमम लेवल, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, अभी भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये क्या प्रोडक्शन का लेवल इसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं फेज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो फेज 2 को क्या कहा जाता है, फेज ऑफ ऑपरेशन। और ये आपका PYQ भी है। ठीक है, फेज 2 को हम क्या कहते हैं, फेज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, अगर आपको इनमें दिक्कत आ रही हो इनको समझने में, हमने ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास की है इन सारे कंसेप्ट की। ठीक है ना, तो आप एक बार वो क्लास जरूर देखें, उससे क्या हो गया, आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपके लिए क्वेश्चन जस्ट केक वॉक रह जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा, सेकंड क्या है, द फिक्स फैक्टर इज फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड बियॉन्ड विच इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कॉज एफिशिएंसी टू डिक्लाइन। ये हमें पता है कि हम फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज कर लिए और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। आप दो फैक्टर्स को एक लिमिट तक ही क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये कोक और पेप्सी की तरह नहीं है कि ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। ये कैसे हैं, जैसे लैंड और लेबर। आप लैंड की जगह पर लेबर बढ़ा के उसका काम नहीं पूरा कर सकते, और ना ही लेबर का काम आप लैंड बढ़ाने से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक हद तक ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरे को। ठीक है,
अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्ट बिकेम नेगेटिव अलोइंग द प्रोड्यूसर टू मिनिमाइज वेरिएबल कॉस्ट, ये गलत है भाई। मार्जिनल प्रोडक्ट फेज 3 में जाके नेगेटिव होती है, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट फैक्चुअली ही गलत है। तो 3 जैसे कैंसिल हो, आपके पास अब ऑप्शन ही ऑप्शन ही आपके पास कम बचते हैं, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रोडक्ट इज एट एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट द वेरी एंड ऑफ दिस फेज, ठीक है। मैक्सिमम होता है इसके बिगिनिंग में, ना कि एंड में। जब फेज 2 बिगिनिंग होती है, फेज 2 जब स्टार्ट होता है, जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, जिस पॉइंट पर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा पहली बार, पहले इंक्रीज कर रहा होगा इंक्रीजिंग रेट पर, जब इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा डिक्रीजिंग रेट पर, वहीं पर क्या होगा, एवरेज प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। याद करो ग्राफ, हमने ग्राफ पढ़ा है कि उस पॉइंट पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये क्या होता है, इसकी इनिशियल फेज में होता है, ना कि इसके एंड फेज में। तो ये भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। फिर हमारा 14th क्वेश्चन है, ठीक है। 14th क्वेश्चन पूछा, इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 to 12, अगर आपका प्राइस जो है वो 10 से क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, प्राइस 2 रुपए से बढ़ गया। कॉजिंग द क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम 100 यूनिट टू 100 यूनिट से कितनी होगी, 140 यूनिट, ठीक है, 140 यूनिट। व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड व्हाट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहली बात बताओ कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी और रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। हमें पता है कि देखो यार, हम क्या करते हैं, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी देखते हैं कि कितना हुआ, डिवाइडेड बाय कर देते हैं चेंज इन प्राइस कितना हुआ, ठीक है। अच्छा, चेंज इन क्वांटिटी कितना हुआ, देखो पहले कितने यूनिट सप्लाई हो रहे थे, 100, अब कितने हो रहे हैं, 140, तो 40 यूनिट्स का क्या हुआ है, चेंज हुआ है, ठीक है। 40 यूनिट का क्या हुआ है, चेंज हुआ है। वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ है, इनको हम क्या करते हैं, आपको पता ही, प्राइस इनटू क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। वो आपको फार्मूला तो याद ही होगा, ये हो, ठीक है। हमने फार्मूला डिराइव करना भी सीखा था कि ये फार्मूला बना कैसे है एक्चुअली में, ठीक है। हमने पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की थी, उसके बाद हमने फार्मूला याद किया था कि फार्मूला होता, देखो कितना चेंज हुआ, जो आपकी क्वांटिटी थी वो पहले 100 थी, ठीक है, ये हम फेज 1 मान लेते हैं, फेज 2 मान लेते हैं। आपकी 100 से कितनी होगी, 140, तो 40 चेंज हुई क्वांटिटी में। अच्छा, प्राइस में कितना चेंज हुआ, 10 से 12, तो 2 रुपये प्राइस में चेंज हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई 10/100 कर दोगे, ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 20 × 1 बचेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 20 × 1 बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2.0। तो इलास्टिसिटी क्या है सप्लाई की, एक सेकंड वेट, इलास्टिसिटी आपकी सप्लाई की क्या आई, 2 आई। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या थी, 2 थी, ठीक है, 2 थी। आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 थी, तो ये मोर देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है आपकी, मोर देन 1, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाईली इलास्टिक कहते हैं। और कर्व कैसी होगी, फ्लैट होगी। लेकिन आपको इतना सब ड्राइव करने की जरूरत नहीं थी, अगर आपको कंसेप्ट पता है, ये तो हो गया। अगर आपको वहां पर कंसेप्ट याद करने में दिक्कत हो रही है, आपको पता है यार, देखो मैं आपको इतनी बार सिखा चुका हूं कि इसको देख के आप समझ जाओगे। 10 से प्राइस 12 हुआ, प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा, 20% है बढ़ा। अगर डिमांड भी 20% से बड़ी, सप्लाई भी 20% से बड़ी होती है, हम इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक। अगर 10% से बड़ी होती है, हम कहते हैं लेस इलास्टिक। अगर 30% या उससे ज्यादा से बड़ी होती है, हम कहते हैं हाईली इलास्टिक। अब ये देखो, ये 100 से 140 हुई, तो ये कितना हुई, ये 40% बढ़ी। 20% प्राइस के बढ़ने से 40% उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। हमें पता है कि क्या ज्यादा है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, मोर देन 1 होगी, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट देख के ही पहचान सकते हो, ये मैंने आपको क्लास में डिटेल में समझाया है कि इसको आप कैसे देखते ही पहचान सकते हो, ठीक है। चलो 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सर्व्स एज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन क्या क्या है लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 1 तो एक्सेप्शन है, आपको पता ही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू नेचुरल कैलेमिटीज, ये क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई में, ठीक है ना। क्योंकि एग्रीकल्चर यील्ड डिपेंड करती है आपका वेदर कैसा रहा। अगर मान लो कि प्राइस बढ़ भी जाए, मान लो कि आपके गेहूं का प्राइस 10 रुपये था, गेहूं का प्राइस 20 रुपये हो जाए, और आपके मान लो कि मौसम बारिशें बहुत अच्छी नहीं हुई, तब भी आप सप्लाई थोड़ा ना बढ़ा पाओगे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड करती है, और आप नेचर के साथ थोड़ा ना मनमानी कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, रेयर आर्टिकल एंड लिमिटेड एडिशन कलेक्शन, इसकी जानबूझ के सप्लाई क्या रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, ठीक है ना। गुच्ची का बैग आज उसकी इतनी ज्यादा हाइप क्यों है, क्योंकि वो लिमिटेड है। अगर मान लो कि वो ऐसे आम हमारी रेडियो पर मिलने लगे, तो उसको कोई नहीं खरीदेगा, तो इसीलिए इसकी सप्लाई वो क्या करते हैं, कम ही रखते हैं, जानबूझ के कम रखते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टीप फ्यूचर प्राइस राइसिस, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा, तो अभी अगर वो थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ रहा है, तब भी आप सप्लाई नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा। जैसे आलू बेचने वाले हैं, मान लो कि एक इंसान है, उसका वेयर हाउस है, उसके अंदर उसने आलू रखे,
ठीक है। तो उसको पता है कि आगे नवरात्रि आने वाली है, ठीक है, उसको पता है कि नवरात्रि में ये आलू बहुत महंगे हो जाएंगे, तो वो क्या करेगा, अभी बेशक इसका थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी रहा होगा, मान लो 10 से 12 हो जाएगा, 12 से 14 हो जाएगा, उसे पता है कि इस टाइम पे ये कम से कम 25 रुपए के आसपास बिकेगा, तो इसलिए वो अभी प्राइस बढ़ने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहा, प्राइस बढ़ने के बाद भी डिमांड नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्शन हो जाएगा। गुड प्रोड्यूस्ड अंडर कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल गुड अगर इंक्रीजिंग कॉस्ट है तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है ना। हायर प्राइसेस चाहिए होंगे हायर कॉस्ट को कवर करने के लिए, तो जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, सॉरी सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। पहले तीनों सही है और फोर्थ क्या है, गलत है, ठीक है। अब 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा 16th क्वेश्चन है, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व ऑफ प्रोडक्ट कैन बी कॉज्ड बाय, अब अच्छा ये मान लेते हैं ये क्या है, सप्लाई कर्व है, ठीक है। इसमें कौन सा शिफ्ट हुआ, ये मान लो कि ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व थी, इसमें उन्होंने कौन सा कहा कि कौन सा शिफ्ट हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा कि अगर इस प्राइस पर पहले इतनी सप्लाई हो रही थी क्वांटिटी, अब कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, ठीक है। इतनी क्या है, इतनी हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, इसका मतलब क्या है कि हम सेम प्राइस पर सप्लाई क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अब देखो, अगर सेम प्राइस पर सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस इसका रीजन नहीं होगा, पहली बात पक्का याद रखना, ठीक है। शिफ्ट का हमेशा किसके कारण होता है, फैक्टर अदर देन प्राइस। अब देखो, सेम प्राइस पर पहले इतनी क्वांटिटी बेच रहे थे ये, अब कम कर दी है क्वांटिटी, क्या कर दी, कम कर दी, इसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, क्वांटिटी कम हो जाती है। अच्छा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट, देखो जब इनपुट का प्राइस बढ़ गया, जैसे मान लो कि आप क्या करते हो, आप ब्रेड की हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि जो फ्लोर है, जो मैदा है, वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो अब आप क्या करोगे, आपको उसके कारण क्या करना पड़ेगा, आपका क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आप कम प्रोडक्शन कर पाओगे, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 क्या है, इम्पोजिशन ऑफ हायर प्रोडक्शन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाएगी उससे भी क्या होती है, सप्लाई रिड्यूस होती है। दूसरा भी क्या है, कारण है, ग्रांटिंग सब्सिडी बाय गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, इससे राइटवर्ड शिफ्ट होगा। देखो, अगर आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, आप कम प्रोड्यूस कर पाओगे, लेकिन अगर आपको सब्सिडी मिल रही है तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, तो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ना कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट। स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। और स्टेटमेंट 4 क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, देखो मैंने आपको फिर बोला कि एडवांसमेंट के कारण क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, आप सेम प्राइस में ज्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो। और यहाँ पर ये देखो लिखा है रिड्यूसिंग यूनिट कॉस्ट, अगर कॉस्ट रिड्यूस होगी तो सप्लाई ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी अब उस इंसान की, ठीक है। तो 3 एंड 4 क्या है, एक्सेप्ट इसके लिए कारण नहीं है, दोनों क्या करवाते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, और पहले दो क्या कराते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अब 17 है, What distinguish expansion of supply from increase in supply? एक है expansion of supply, दूसरा है increase in supply, ठीक है। इसका आंसर क्या है, एक्सपेंशन क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है along the same curve ड्यू टू प्राइस राइज, और इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज को हम राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, नॉन प्राइस फैक्टर से हमने अभी पढ़ा कि एक होता है मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व, एक होता है चेंज इन सप्लाई कर्व। मूवमेंट कौन कौन सी होती है, एक होती है मूवमेंट होती है, एक एक्सपेंशन होती है और एक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और शिफ्ट कौन सा होता है, एक राइटवर्ड शिफ्ट होता है, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं। तो देखो, एक किसके कारण होगा, एक प्राइस के कारण होगा, एक अदर फैक्टर के कारण होगा। तो ये एक होता है प्राइस राइज के कारण, दूसरा क्या होता है अदर नॉन प्राइस फैक्टर के कारण। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, हम 2 बार देख चुके हैं, तो बहुत आसान है, आप मान लीजिए, ठीक है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई कैन एवरेज प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका कारण क्या हुआ, एवरेज प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका कारण क्या है, बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज टोटल फिजिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल वेरिएबल आउटपुट, एंड टोटल आउटपुट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि आप 10 इंसान लगाए थे आपने, आप अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, 20 इंसान लगा के मान लो कि आप अगर 18 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 30 इंसान लगा के मान लो अगर आप मान लो 15 भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तब भी क्योंकि आपकी प्रोडक्शन नेगेटिव में थोड़ी ना हो जाएगी। और जब तक आपका जो ऊपर वाला इक्वेशन है, यहां पर अगर ये जब तक पॉजिटिव रहेगा तो आपका आंसर भी क्या आएगा, तब तक पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यूनिट्स भी पॉजिटिव में रहेंगे, तो इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव ही आएगा।
क्योंकि टोटल प्रोडक्ट क्या हो सकता है, वो भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ना ही टोटल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता है, ना ही मार्जिनल प्रोडक्ट कभी नेगेटिव सॉरी एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट वो जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है ना, ठीक है। चलो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अब 19 देख लेते हैं। अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल अ रैशनल प्रोड्यूसर विल ऑलवेज प्रेफर टू ऑपरेट इन, वो कहां पर ऑपरेट करना चाहेगा। ठीक है, हमने देख लिया भाई वो फेज 2 में ऑपरेट करना चाहेगा। ये हमने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया कि जब, फिर से मैं एक बार आपको ग्राफ बना के बता देता हूँ। ये मान लो उसका टोटल प्रोडक्ट है, ये उसका एवरेज प्रोडक्ट है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव थी, यहाँ पर क्या है, ये मैक्सिमम है, ये फेज 2 है, एंड ऑफ फेज 2। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी अभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो ऑपरेट करना चाहेगा फेज 2 पर बिजनेस। ठीक है, तो आंसर क्या है, बी। ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, और आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का, ठीक है, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द शॉर्ट रन बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव बट डिमिनिशिंग। पहली स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये हमने अभी ग्राफ पढ़ा, यहां पर क्या है, पॉजिटिव है मार्जिनल प्रोडक्ट और डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिशिंग है। कह रहे हैं यहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, हमें पता है यहां पर टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, फेज 1 होगा। और फेज 1 में टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा होता है, फेज 1 में टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलो, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। ठीक है ना, तो इसको जरूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि कैसी लगी, क्या आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, आपका स्कोर कितना आ रहा है, और क्या आपको जो रिवीजन क्लास है उससे हेल्प हो रही है, क्या आप उससे समझ पा रहे हो, आपके लिए क्या क्वेश्चन आसान हो पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जरूर बताइएगा। और इसी के साथ रिवीजन करते रहना। एक बार फिर से अगर वो नोट्स हैं आप एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका गलत हुआ देखो कि क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपने एक बार पहले भी इसे पढ़ा है, फिर रिवीजन क्लास में भी इसे पढ़ा है, तो अब क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। तो आप, आई होप कि इस सबको एक बैठ के अपनी शीट बनाओगे, जैसा हमने बताया था कि आपको टेस्ट कैसे करना है, आपने ऐसे टेस्ट किया होगा। अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमारे रिवीजन बैच में आप अगर जुड़ना चाहते हैं, जो नहीं जुड़े हैं, अगर आप हमारे रिवीजन बैच में जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रिवीजन बैच हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें क्या होंगे, हम आपको कंटेंट की 50+ क्लासेस देंगे। उन क्लासेस में क्या करेंगे, पहले आपको क्लास की रिवीजन करवाएंगे। ठीक है ना, क्लास में पूरा आपकी 1 घंटे की रिवीजन होगी। फिर उसके बाद क्या होगी, एक्टिव रिकॉल होगा, क्लास में ही हम आपको याद करवाएंगे चीज़ें। ठीक है ना, एक्टिव रिकॉल कराएंगे हमने क्लास में क्या पढ़ा। उसके बाद एमसीक्यू टेस्ट होगा, और 4 स्टेप होगा, जो आप ये अभी करंटली वीडियो देख रहे हो, ये क्या होगा, 4 स्टेप आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगी इसी एमसीक्यू टेस्ट की। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 लेयर में एक कंसेप्ट पक जाएगा। पहले आप उसको, आपने एक बार खुद पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये क्या है, आपकी नींव है। इस नींव को हम और स्ट्रेंथन करेंगे जब हम आपको एक बार फिर से ऐसे रिवाइज करवाएंगे, आपका एक एक डाउट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम आपको एक्टिव रिकॉल भी साथ साथ करवाएंगे। आपको उसकी रिवीजन अलग से नहीं करनी पड़ेगी, हम वहीं 2 बार आपको रिवाइज करवा रहे हैं एक ही क्लास में। फिर आप टेस्ट दोगे, आपको और पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करनी थी। और फिर हम पूरा उसका सोल्यूशन वीडियो बनाएंगे कि कोई चीज़ कैसे क्यों थी, और आपको क्या क्या चीज़ें याद में रखनी। तो 4 स्टेप प्रोसेस है, जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि हमने एक ऑफर लॉन्च किया कि अगर आप इस बैच को, सिर्फ इस बैच को लेना चाहते हैं बिना टेस्ट सीरीज के, हालांकि जो रिवीजन के टेस्ट हैं वो इस रिवीजन सीरीज में ही इंक्लूडेड होंगे। अगर आपको सिर्फ ये 4 स्टेप वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप रिवीजन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस मात्र 249 रुपीज़ है। और अगर आपको टेस्ट सीरीज भी हमारी चाहिए, जिसमें हमने 300+ टेस्ट सारे सब्जेक्ट के, सारे हमने सेक्शनल, मिनी मॉक, ठीक है ना, वो सब बनाए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 199 में। और अगर आप इसे जल्दी ज्वाइन करते हैं, अभी ज्वाइन करते हैं, तो आपको 300 में दोनों पूरा कॉम्बो, सारे टेस्ट प्लस रिवीजन बैच मिल जाएगा मात्र 300 रुपये में। ठीक है, और इस बैच की क्लासेस कब से डलना स्टार्ट हो जाएंगी प्लेटफॉर्म पर, 1 सितंबर से इसकी क्लासेस डलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्लासेस की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हम ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आपकी ये रिकॉर्डिंग कब से आपको अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, 1 सितंबर से आपको डेली क्लास मिलेगी, और हम इकोनॉमिक्स से ही शुरुआत कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आए होंगे। आपका जो भी अब जेन्युइन डाउट हो इस पूरे प्रोसेस को लेके जरूर बताइएगा। रिवीजन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे एस रैंक ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा ऐप है, एस रैंक ऐप, जिसका आपको
जो लिंक है, जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा और अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाउट सेक्शन में आप वहाँ पर पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि वो आपको अलग से समझाई जाए, जैसे हमने पिछले टेस्ट में आप सबका यही जेन्युइन रिव्यू था कि एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा छोटा किया जाए, तो हमने इसमें क्या किया कि एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा छोटा किया है। तो आई होप कि आपको ये वाली क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, फिर हम मिलेंगे अब अगले अगले अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉस्ट और रेवेन्यू। ये ऑफन बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं और ये हम पढ़ेंगे। ये आपको सिर्फ यहाँ पर हेल्प नहीं करेगा, ये आपको अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब कंसेप्ट आपको अकाउंटेंसी में भी पढ़ने हैं, तो वहाँ पर भी हेल्प करेगा। ये क्लास पक्का देखिएगा, कंसेप्ट की क्लास। उसके बाद इसका टेस्ट लगाए, आप भी टेस्ट भी आप टाइम से लगाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ तक क्लास में पहुँच गए तो आप बहुत सीरियस ही हैं, ठीक है ना। आप टॉप 1% में ही आते हैं अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। ऐसे ही कंसिस्टेंट रहिएगा, सक्सेस जरूर आपको ही मिलेगी जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू, जय हिंद।